वेलकम दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा राज्य का भौगोलिक परिचय। ठीक है, भौगोलिक परिचय जैसा कि आप सब मानचित्र पे देख पा रहे हैं, हरियाणा को भौगोलिक आधार पे 6 पार्ट में बांटा गया है। बहुत सारी बुकों में 8 भी गिवन है, बहुत सारी बुकों में 7 भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे 6 पार्ट मेनली हैं। फर्स्ट इज शिवालिक, सेकंड इज गिरिपाद, थर्ड इज बाढ़ का क्षेत्र और ये रहेगा आपका अरावली का क्षेत्र। ये मध्य में आपको दिखाई दे रहा है जलोढ़ का क्षेत्र और ये रहेगा तरंगित बालू का मैदान। इसको हम बोल सकते हैं, तरंगित बालू के मैदान को हम बोल सकते हैं रेगिस्तान का क्षेत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसी तरंगित बालू के मैदान के तहत ही पाई जाती है अनकाई दलदल। बहुत सारी बुकों में ये अलग गिवन है। क्लियर है? ठीक है। इनके एग्जाम में हमारे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पार्ट के हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला हमारा है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र में पूछा जाएगा राज्य में कहां पर विस्तार है इसका? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। शिवालिक का विस्तार कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और अगर आपसे जिलों की बात करेगा तो किस किस में आएगा? ये आएगा आपका पंचकुला, ठीक है, ये आएगा आपका अंबाला का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और जिलों में अगर हम बात करें तो जिलों में आएंगे इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सा जिला है? पंचकुला के बाद अंबाला और अंबाला के बाद यमुनानगर। ये सो आपको पर्वत ब्लैक उसमें जो डिजाइन किया हुआ है ये सारा का सारा पर्वत है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ ले शिवालिक क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो नदियों के द्वारा जो भी अवसाद बहा के लाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा ही शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ है। क्लियर? राज्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, 3 जिलों में पाया जाता है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है इसकी प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? शिवालिक क्षेत्र की हरियाणा में जो प्रसिद्ध पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है मोरनी हिल्स, मोरनी पहाड़ी, ठीक है। मोरनी पहाड़ी शिवालिक क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है, ठीक है। इसको पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। क्लियर? पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। इसके साथ ही आपसे पूछेगा शिवालिक क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी, तो शिवालिक क्षेत्र की हमारी सर्वोच्च चोटी है करोह कहाँ पाई जाती है? मोरनी पंचकुला में पाई जाती है। और करोह की हाइट की बात करें तो 1514 मीटर इसकी हाइट है। 1514 मीटर हमारी करोह की हाइट है। इसके बाद आपसे शिवालिक क्षेत्र की पूछेगा कि इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितना है? समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर, 900 से 2300 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र को 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन से 2 पार्ट हैं? एक है उच्च शिवालिक क्षेत्र और एक है आपका निम्न शिवालिक क्षेत्र। उच्च शिवालिक क्षेत्र और निम्न शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। पेपर में पूछे भी गए हैं ये पहले भी, ठीक है। उच्च शिवालिक क्षेत्र की हाइट कितनी है, निम्न शिवालिक क्षेत्र की हाइट कितनी है? तो उच्च शिवालिक क्षेत्र की हाइट की बात करेंगे 600 मीटर हो सकती है या फिर इससे ऊपर। 600 मीटर से ऊपर इसकी हाइट होती है शिवालिक क्षेत्र की। और निम्न शिवालिक क्षेत्र की हाइट की बात करें तो ये पाई जाती है 400 मीटर से 600 मीटर के बीच जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसको हम निम्न शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। जो 600 मीटर से ऊपर है वो उच्च शिवालिक है और जो 400 मीटर से 600 मीटर के बीच है वो निम्न शिवालिक है। इसके साथ ही पेपर में आपसे पूछा गया है कि शिवालिक क्षेत्र की औसत हाइट कितनी है? औसत
ऊंचाई कितनी है शिवालिक क्षेत्र की? तो शिवालिक क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर से 600 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, तो हाइट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनेंगे? समुद्र तल से हाइट कितनी है? 900 मीटर से 2300 मीटर है। सर्वोच्च हाइट यानी कि सर्वोच्च पीक कौन सा है इसका? क्रोहो है। कहाँ पाया जाता है? मोरनी पंचकुला में। और हाइट कितनी है? 1514 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 500 मीटर से 600 मीटर। 500 मीटर से 600 मीटर। इसके बाद पूछा जाता है उच्च शिवालिक क्षेत्र की हाइट कितनी है? 600 मीटर होती है या फिर 600 मीटर से ऊपर होती है। निम्न शिवालिक क्षेत्र की 400 मीटर से 600 मीटर तक होती है। ठीक है, बाकी शिवालिक क्षेत्र जो है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है शिवालिक क्षेत्र में ही पाई जाती है या राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त शिवालिक क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत की सबसे निचली, सबसे दक्षिणी परत है और सबसे नवीनतम परत है। हिमालय पर्वत की 4 परत हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, लद्दाख हिमालय और वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है सबसे दक्षिणतम और सबसे नया है। इसको आउटर हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर यहाँ तक शिवालिक क्षेत्र में? ठीक है, इसके बाद जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो है गिरिपाद का क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है कि जो शिवालिक क्षेत्र है उसका राज्य में कुल विस्तार कितना है? ठीक है, कुल विस्तार तो राज्य में शिवालिक क्षेत्र 1.39% पाया जाता है। जितने भी राज्य के भूभाग बताए हैं 6, उनमें सबसे कम जो पाया जाता है वो शिवालिक क्षेत्र पाया जाता है 1.39%। क्लियर सभी को? ठीक है, हर किसी का हमें याद नहीं करना है ये कितना पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम का आपके पेपर में अब तक पूछा गया और आगे भी यही पूछने वाला है, किसी अलग का नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है अरावली का पूछ ले क्योंकि अरावली जो है सबसे पुराना, अरावली का मैं आपको नोट करा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं गिरिपाद का क्षेत्र। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं शिवालिक क्षेत्र के ठीक दक्षिण में जो ये आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, शून्य शून्य दिखाई दे रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र आपका गिरिपाद का क्षेत्र है। ठीक है, ये भी राज्य के किस क्षेत्र में आता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। क्लियर, राज्य के किस क्षेत्र में आता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। जिलों की बात करें तो वही आएगा, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। लेकिन इसकी एक विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो है वो हमारी क्या है? गिरिपाद का क्षेत्र है। शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हमारा क्या है? गिरिपाद का क्षेत्र है। क्लियर, गिरिपाद का क्षेत्र है। इसके बाद इसमें और क्या क्या आपसे पॉइंट पूछा जाता है? जो गिरिपाद का क्षेत्र है ये किन 2 नदियों के बीच में बना है? तो गिरिपाद का क्षेत्र घग्गर व यमुना के बीच में बना है, घग्गर व यमुना के बीच में। क्लियर, गिरिपाद का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच पाया जाता है? घग्गर व यमुना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसकी प्रमुख नदी पूछे गिरिपाद क्षेत्र की तो घग्गर और मारकंडा इसकी प्रमुख नदी हैं। घग्गर और मारकंडा गिरिपाद क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इसमें यमुना प्रमुख नहीं आएगी क्योंकि यमुना जो है वो हिमालयी नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा ये जो हमारा गिरिपाद है इसका एक लोकल नाम है, ठीक है, जिसको पहाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? पहाड़ी भाषा में इसको हम चो बोलते हैं। चो क्या होता है? जब नदियाँ बहुत सारा पानी बहा के लेके आती हैं और एक गड्ढे का निर्माण कर देती हैं, उसको चो बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। क्लियर है बच्चों? पहाड़ी भाषा में चो बोलते हैं। और जो ये गिरिपाद का क्षेत्र है इसके कुछ स्थानीय नाम और भी हैं, जैसे कि कालका जो कि पंचकुला में पड़ता है। ऐसे ही हमारा एक है नारायणगढ़ जो कि अंबाला में पड़ता है। कालका और नारायणगढ़ में इसको हम घर के नाम से जानते हैं। कालका और नारायणगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? घर के नाम से। इसके बाद ये यमुनानगर में भी पाया जाता है। तो यमुनानगर का एक फेमस सिटी है जगाधरी, ठीक है, जगाधरी में इसको कंधी के नाम से पुकारते हैं, जगाधरी में कंधी के नाम से। क्लियर,
गिरिपाद क्षेत्र में शिवालिक के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। घग्गर और यमुना के बीच का मैदान है। इसकी प्रमुख नदी घग्गर और यमुना है। पहाड़ी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं। कालका और नारायणगढ़ में इसका क्या नाम है? घर नाम है। और जगाधरी में क्या नाम है? कंधी नाम है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपसे पूछता है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 300 मीटर से 375 मीटर, 300 मीटर से 375 मीटर हमारे गिरिपाद क्षेत्र का जो है हाइट है समुद्र तल से। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका स्लोप, इसका ढलान, पेपर में पूछा भी गया है, गिरिपाद का ढलान किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका स्लोप है। ठीक है, इसका ढलान कहाँ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। समझ में आएगा सभी को? ठीक है। इन दोनों पॉइंटों से कुछ भी पॉइंट अनक्लियर है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। शिवालिक क्षेत्र का ये सारा रहेगा जिसमें जो जो पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, जरूरी नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूं, 1.67% इसका राज्य में कुल विस्तार पाया जाता है। किसका? गिरिपाद के क्षेत्र का, गिरिपाद के क्षेत्र का। तो दो संरचनाएं हमने कर ली हैं। इसके बाद तीसरी आती है हमारी बाढ़ का क्षेत्र। तीसरा आता है हमारा बाढ़ का क्षेत्र। ठीक है, बाढ़, सबको पता है कि बाढ़ बेसिकली किससे आती है? नदी से आती है। अब नदी कहां पे है? यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी जो मैंने ये डॉट डॉट किए हुए हैं रेड कलर के, ये सारा आपका है यमुना नदी। ठीक है, यहाँ यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, इधर दिल्ली है, यहाँ फरीदाबाद है और यहाँ पलवल है। क्लियर है सभी को? ठीक है। इधर यहाँ पे एक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है डगसाई। डगसाई क्षेत्र से जो नदी निकलती है कालका में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम है घग्गर। क्या नाम है? घग्गर। कालका में प्रवेश करती है और यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू चलती है, फिर पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब से वापिस सिरसा में प्रवेश करती है और सिरसा से राजस्थान में प्रवेश करके चली जाती है। नदी का नाम है घग्गर। क्या नाम है? घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। इधर हिमाचल प्रदेश में ही शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र के तहत एक और स्थान पाया जाता है जिसका नाम है नाहन। नाहन क्षेत्र से जो ये रिवर निकली दिखाई दे रही है, ये है आपकी मारकंडा। क्लियर? क्या नाम है? मारकंडा। तो हरियाणा राज्य में जो बाढ़ का क्षेत्र पाया जाता है उसका निर्माण बेसिकली किससे होता है? नदियों से। कौन सी 3 नदियां हरियाणा में बाढ़ का निर्माण करती हैं? एक करती है यमुना, ठीक है, एक करती है यमुना, दूसरी करती है घग्गर और तीसरी करती है मारकंडा। मारकंडा। क्लियर? यमुना, घग्गर, मारकंडा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यमुना का बाढ़ का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो यमुना का बाढ़ का क्षेत्र यमुनानगर से फरीदाबाद तक पाया जाता है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक इसका बाढ़ का क्षेत्र पाया जाता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। क्लियर? ठीक है। पलवल में इसका बाढ़ का क्षेत्र नहीं होता है, बहुत कम क्षेत्र होता है, लेकिन उसको नगण्य के मात्र मानते हैं क्योंकि पलवल से ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है और यूपी में चली जाती है। ठीक है। इसके बाद घग्गर का जो प्रमुख बाढ़ का क्षेत्र है वो किस जिले में पाया जाता है? सिरसा के अंदर, सिरसा। और मारकंडा का जो बाढ़ का क्षेत्र है वो पाया जाता है अंबाला के अंदर। पार्टिकुलर एक एक डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछेगा तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। यमुना के जो बाढ़ के क्षेत्र हैं उनको लोकल नाम क्या दिया गया है? उनका एक का नाम दिया गया है खादर और एक का नाम दिया गया है बांगर। जो इसके न्यूनतम दूरी पे होगा वो बांगर और जो अधिकतम दूरी पे होगा वो खादर होता है। क्लियर?
इसके बाद सिरसा, सिरसा में घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? नैली। क्लियर? सिरसा में घग्गर नदी के द्वारा बनाया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? नैली। ऐसे ही मारकंडा के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? बेट। बेट, नैली और बेट, खादर और बांगर, इससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज अच्छे से नोट कर लें कि नैली बाढ़ का क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सिरसा। क्लियर? ठीक है। बेट कहाँ पाया जाता है? अंबाला। किस नदी के द्वारा निर्माण होता है? मारकंडा के द्वारा। घग्गर कहाँ बनाती है? सिरसा में। और यमुना कहाँ बनाती है? बांगर और खादर का क्षेत्र यमुनानगर से फरीदाबाद तक। क्लियर? जो ज्यादा ऊंचाई पे होगा, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम तरंगित बालू का मैदान। ठीक है, तरंगित बालू का मैदान, इसको आप रेगिस्तान का क्षेत्र भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेगिस्तान का क्षेत्र। तरंगित बालू का मैदान हरियाणा की वो बाउंड्री, जो ये डॉट डॉट आपको दिखाई दे रही है ब्लैक, हरियाणा की वो बाउंड्री जो राजस्थान की बाउंड्री को टच करती है, उसको हम बोलते हैं तरंगित बालू का मैदान। एक्चुअली क्या होता है? तरंगित बालू क्या होते हैं? जो राजस्थान में रेत के बहुत बड़े बड़े ढेर पाए जाते हैं। जब गर्म हवाएं चलती हैं या तेज हवाएं चलती हैं, वो तेज हवाएं इन रेत के कणों को अपने साथ बहा के ले आती हैं और जो है हरियाणा में इनका विस्तार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं तरंगित बालू का मैदान। क्लियर? तरंगित बालू का मैदान जो है आपको दिखाई दे रहा है, राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। तरंगित बालू के मैदान से आपसे क्वेश्चन पूछे किस किस जिले में? सिरसा में है, हिसार में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवानी में है, रेवाड़ी में है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका तरंगित बालू का मैदान मिलेगा। इस तरंगित बालू के मैदान को क्या बोला जाता है? ताल बोलते हैं। ताल। ठीक है, ताल बोलते हैं या फिर ठुंठ बोलते हैं। ठुंठ, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छिछली झील हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? छिछली झील हरियाणा में कहाँ पाई जाती हैं, या हरियाणा के किस भूभाग को ठुंठ कहा जाता है? तो तरंगित बालू का मैदान। क्लियर? तरंगित बालू का मैदान या ताल कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। क्लियर? ये रेत के ढेर होते हैं, जब रेत के ढेर उठ जाते हैं तो वो क्षेत्र जो बचता है उसको ताल बोलते हैं। और रेत के क्षेत्र उठने से जो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में जब मानसून के कारण या किसी भी रीजन से जब उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं छिछली झील, जिसको हम अपने मिडल हरियाणा में यहाँ पे हम उसको लेट बोलते हैं। ठीक है, छोटा तालाब आप कह सकते हो समझने के लिए। क्लियर? तो तरंगित बालू का मैदान यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, ठीक है, अनकाई दलदल कौन सी नदी आती है? घग्गर। तो किस नदी के द्वारा निर्माण होता है? घग्गर नदी के द्वारा। अनकाई दलदल जो है हरियाणा की सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सबसे कम ऊंचाई। और ये ऊंचाई किससे? समुद्र तल से। ठीक है, कितनी है? 200 मीटर से भी कम है। 200 मीटर से कम, 200 मीटर से कम। और अनकाई दलदल किस जिले में पाया जाता है? सिर्फ सिरसा के अंदर। अनकाई दलदल सिर्फ सिरसा के अंदर। और सबसे कम ऊंचाई वाला स्थल कौन सा है? अगर आपसे सिरसा हो, पूर्वी सिरसा, पश्चिमी सिरसा, दक्षिण सिरसा, तो आपको करना है दक्षिण सिरसा, अदरवाइज तो सिरसा ही आंसर होगा। क्लियर सभी को? अदरवाइज क्या आंसर होगा? सिरसा। ठीक है, अब आते हैं हम अरावली के क्षेत्र पर। अरावली का क्षेत्र, ठीक है, अरावली के क्षेत्र में कौन कौन सी बातें हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम कर लेते हैं एक बार। अरावली का क्षेत्र, ठीक है, सबसे पहला है सबसे प्राचीन भूभाग। सबसे प्राचीन भूभाग, हरियाणा की सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? अरावली का क्षेत्र। बिकॉज ऑफ दिस, क्यों? अरावली जो है इट इज अ रिमाइंडर ऑफ टेथिस सी। जो भारत में टेथिस सी बहता था, उस टेथिस सागर का बचा हुआ अवशेष है कौन?
अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत का कुल विस्तार हरियाणा में कितना है? हरियाणा में कुल विस्तार है 3.09%, 3.09%। और कहाँ पाया जाता है? राज्य के दक्षिण में। और मुख्य विस्तार की बात करें, मुख्य विस्तार किन जिलों में पाया जाता है अरावली का? तो आपका मेवात यानी कि नूह व गुरुग्राम में इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नूह व गुरुग्राम में मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। वैसे तो इसका विस्तार आप सभी को पता है कि भाई गुरुग्राम है, फरीदाबाद में भी पाया जाता है, मेवात में भी पाया जाता है, रेवाड़ी में भी पाया जाता है, इधर महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है। क्लियर है सभी को? ये जो राजस्थान के साथ लगी हुई बाउंड्री है उस सब में भी इसका विस्तार मिलेगा। क्लियर? लेकिन एक ठोस रूप जो अरावली पर्वत का है वो मेवात और गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा हरियाणा में इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हरियाणा में सर्वोच्च चोटी कौन सी है अरावली की? सर्वोच्च चोटी है हरियाणा में अरावली माउंटेन की कुलताजपुर, कुलताजपुर। ठीक है, जिसकी हाइट है 652 मीटर। कुलताजपुर कहाँ पड़ती है? नारनौल में। कुलताजपुर पड़ती है नारनौल में। कहाँ पड़ती है? नारनौल। नारनौल किस जिले में है? नारनौल किस जिले में है? गुड, महेंद्रगढ़ जिले में है नारनौल। ठीक है, और कुलताजपुर चोटी। ठीक है, पूछ लेगा अरावली की हरियाणा में सबसे प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी। क्लियर? ढोसी की पहाड़ी पर स्थापित है आपकी कौन सी चोटी है? कुलताजपुर, जिसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किस पहाड़ी पर है? ढोसी की पहाड़ी पर। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि ढोसी की पहाड़ी पर किस ऋषि का आश्रम है? तो यहां पर है प्रसिद्ध ऋषि च्यवन का आश्रम। प्रसिद्ध ऋषि च्यवन का आश्रम भी ढोसी की पहाड़ी पर स्थापित है। क्लियर है? ढोसी की पहाड़ी पर स्थापित है। तो ये पॉइंट रहेंगे आपके अरावली पर्वत के। अब एक विस्तार आपका रहता है जलोढ़ का क्षेत्र। ठीक है, जलोढ़ का क्षेत्र। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इधर ये जो हमारे जीरो बिंदु हैं, इन जीरो बिंदु के दक्षिण से लेकर के इधर अरावली के उत्तर से, इधर यमुना का ये कौन सा किनारा होगा? पश्चिमी किनारा, और इधर घग्गर के पूर्वी किनारे के बीच। समझ में आ गया? गिरिपाद के दक्षिण से अरावली के उत्तर तक, यमुना के पश्चिमी किनारे से घग्गर के पूर्वी किनारे के बीच जो भूभाग पाया जाता है वो क्या है? जलोढ़ का क्षेत्र। वो क्या है? जलोढ़ का क्षेत्र। अगर हम जलोढ़ के क्षेत्र के पॉइंट की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है? सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है जलोढ़ के क्षेत्र का, और ये विस्तार कितना है? 93.76%, अप्रोक्सीमेट 94% आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, 93% क्षेत्र जो पाया जाता है हरियाणा का वो जलोढ़ का क्षेत्र है, और ये राज्य की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि भी होती है। ये राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी होता है। इसी को हम राज्य का समतल मैदान बोलते हैं। समतल या समप्राय का मैदान, समतल या समप्राय मैदान। क्लियर सभी को यहाँ तक? समतल या समप्राय मैदान। और इससे एक क्वेश्चन और पूछता है जलोढ़ के क्षेत्र से कि जलोढ़ के क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जलोढ़ के क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है, समुद्र तल से ऊंचाई यह आपकी 220 मीटर से 280 मीटर तक पाई जाती है। 220 मीटर से 280 मीटर तक जलोढ़ के क्षेत्र की जो है ऊंचाई समुद्र तल से पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये टोटल है आपका हरियाणा राज्य का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा राज्य की नदियाँ। ज्योग्राफी में हरियाणा की कौन कौन सी फेमस नदियाँ हैं वो हम करेंगे।